concept of demand, theory of demand, presentation of demand, demand equation, demand schedule, demand curve, law of demand, response of demand curve due to change in price of same good. Price of same good increase, contraction in demand curve. Price of same good decrease, expansion in demand curve. The expansion and contraction both are refers to movement along the curve. Interpretation of price price of same good increase, quantity demand decrease. Price of same good decrease, quantity demand increase. The price of same good refers to change in quantity demand. Response of demand due to change in and other factors refers to change in demand. The shifting of demand due to change in factors of demand. Factors of demand are price of related goods. Price of related goods refers to good may be substitute or good may be complement. Substitute good means goods that can be used in place of another good. Complementary good is good that is used in conjunction with another goods. Okay? Let's suppose this is graph of price of petrol, quantity of petrol, demand curve of petrol. So demand curve shows the relationship between price of petrol and quantity of petrol. Other thing remain same. If price of petrol increase, quantity demand decrease. Let's suppose the initial point is 3. If petrol price is $3, consumer able to purchase 40 liter petrol. ठीक है? तो A point price of petrol is $3 and consumer demand $40, 40 liter petrol. Price of related goods, substitute goods, goods that can be used in place of another good. ठीक है, तो हम पेट्रोल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सीएनजी यूज करते हैं. तो पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों एक दूसरे के क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं. अब लिमिट्स ऑफ ग्राफ शोज ओनली टू वेरिएबल्स और डिमांड कर्व है, दिस मींस प्राइस ऑफ सेम गुड एंड क्वांटिटी ऑफ सेम गुड. अब प्राइस ऑफ सीएनजी इंक्रीज, तो प्राइस ऑफ सीएनजी इंक्रीज, अदर फैक्टर्स रिमेन सेम. यानी कि आपके पास सीएनजी की प्राइस बढ़ रही है, कंज्यूमर की इनकम भी सेम है, पेट्रोल की प्राइस भी सेम है. यानी कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 3. सिर्फ हो क्या रहा है, आपके पास सीएनजी की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं. तो सीएनजी प्राइस इंक्रीज का मतलब क्या है कि अब सीएनजी के जो कस्टमर्स हैं वो मूव हो जाएंगे पेट्रोल की तरफ. तो प्राइस ऑफ सीएनजी इंक्रीज, इनिशियल डिमांड ऑफ पेट्रोल 40 लीटर. अब जो सीएनजी के कस्टमर्स होंगे वो भी शिफ्ट हो जाएंगे पेट्रोल के ऊपर. तो पेट्रोल डिमांड इंक्रीज 40 to 50. तो अब 3 प्राइस के ऊपर, $3 पेट्रोल के ऊपर प्राइस ऑफ सीएन डिमांड ऑफ सीएनजी 40 नहीं है, डिमांड ऑफ सीएनजी कितनी है, 50 है. ठीक है, तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. अब इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे. हमें मालूम है डिमांड कर्व ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप. तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज, demand of same good increase, demand curve shift rightward, D1 D2. तो प्राइस ऑफ सीएनजी डिक्रीज का मतलब क्या है कि अगर सीएनजी की प्राइसेस कम हो जाएंगे, सीएनजी की प्राइस डिक्रीज. अब सीएनजी आपके लिए चीप प्रोडक्ट है, तो आप ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल की जगह आप क्या यूज करोगे, सीएनजी यूज करोगे, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस चेंज नहीं हो रही है, पेट्रोल प्राइस रिमेन सेम. प्राइस ऑफ सीएनजी इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, अब जो कस्टमर्स पेट्रोल को परचेज करने वाले थे वो मूव हो जाएंगे सीएनजी के ऊपर. अब आपकी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज. अब 3 पेट्रोल के ऊपर, अब 40 लीटर आप परचेज नहीं कर रहे हो, आप कितना परचेज कर रहे हो, अब परचेज कर रहे हो आप 30 लीटर. तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीज, डिमांड
decrease. Demand decrease means demand curve shift leftward. D1, D2, D3. D2 is response of increase in price of substitute goods. D3 is response of demand due to decrease in price of substitute गुड. देखिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. 40 स्टूडेंट्स हैं. जब आपको ब्रेक मिलता है तो ब्रेक में आप सब क्या करते हो, आप सॉफ्ट ड्रिंक परचेज करने के लिए जाते हो. लेट्स सपोज हम अज्यूम करें कि जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो परचेज करते हैं पेप्सी, और जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो क्या परचेज कर रहे हैं, वो कोका कोला परचेज करते हैं. और आपका जो कैफेटेरिया है उसमें सिर्फ ये दो ही सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोका कोला एंड पेप्सी. तो 40 स्टूडेंट्स हैं, 20 पेट्रोल पेप्सी परचेज कर रहे हैं और 20 कोका कोला परचेज कर रहे हैं, ठीक है. हमने पेप्सी की डिमांड कर्व बनानी है. अगर हम पेप्सी की डिमांड कर्व बनाएंगे तो दिस इज डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी. डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी शोज द प्राइस ऑफ पेप्सी एंड क्वांटिटी ऑफ पेप्सी. रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज ऑलवेज नेगेटिव. तो ये हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी. अगर हम अज्यूम करें कि पेप्सी का जो एक कैन है वो आपको कितने का मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है 50 रुपीज़ का. तो प्राइस ऑफ पेप्सी कैन इज 50. और पेप्सी कितने स्टूडेंट्स की डिमांड है, 20 स्टूडेंट्स पेप्सी को परचेज कर रहे हैं, ठीक है. अब पेप्सी का अल्टरनेटिव क्या है, आपका कोका कोला है. अभी डिमांड पेप्सी की है, कोका कोला की नहीं है. तो इस डिमांड कर्व की लिमिटेशंस क्या है कि हम कोका कोला की ना क्वांटिटी शो कर सकते हैं ना कोका कोला की प्राइस शो कर सकते हैं. हमें इस डिमांड कर्व में सिर्फ रिस्पॉन्स शो करना है, ओनली रिस्पॉन्स ऑफ पेप्सी. अब प्राइस ऑफ कोका कोला इंक्रीज, दिस मीन्स प्राइस ऑफ पेप्सी में कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं. कोका कोला की प्राइसेस आपकी राइज हो रही हैं. कोका कोला इज सब्स्टिट्यूट ऑफ पेप्सी. क्यों सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि हम वी कैन यूज कोका कोला इन प्लेस ऑफ पेप्सी. तो कोका कोला इज सब्स्टिट्यूट ऑफ पेप्सी. कोका कोला प्राइस इंक्रीज 20 to 30. अब कोका कोला की जो प्राइस थी, पहले प्राइस 50 थी. इनिशियल प्राइस ऑफ कोका कोला इज पीसी 50. अब कोका कोला की प्राइस क्या हो गई है, राइज हो गई है. और नाउ न्यू प्राइस ऑफ कोका कोला इज 60. जैसे ही कोका कोला की प्राइस 60 हो जाएगी, अब ये जो 20 स्टूडेंट थे जो कोका कोला परचेज करते थे, इनमें से 10 स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपके पास मूव हो जाएंगे पेप्सी की तरफ. अब पेप्सी प्राइस रिमेन सेम 50 है. तो 50 प्राइस है, बट कोका कोला पेप को आप परचेज कर रहे हैं 40 में से 10 स्टूडेंट्स. और अब पेप्सी को परचेज करने वाले कितने हो गए, आपके पास 30 स्टूडेंट्स हो गए. तो दिस मीन्स अब जो कोका कोला की डिमांड होगी वो इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस कर रही होगी. तो ए पॉइंट ये आपका क्या है, बी पॉइंट. न्यू डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी. तो डिमांड कर्व आपके पास क्या हो रही है, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड. अब 50 रुपीज पे 30 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कोका कोला परचेज कर रहे हैं. तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड. तो जब भी डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होता है हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड उस वक्त कहा जाता है जब मूवमेंट अलोंग द कर्व, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सेम गुड. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड. और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीज. अगर कोका कोला की प्राइस 50 से कितनी हो जाए, 30 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो पेप्सी के को परचेज करने वाले हैं वो भी क्या करेंगे, कोका कोला को परचेज करेंगे. तो प्राइस ऑफ कोका कोला डिक्रीज, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीज, डिमांड ऑफ पेप्सी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी. तो पहले 20 स्टूडेंट पेप्सी को परचेज कर रहे थे, अब पेप्सी को परचेज करने वाले कितने स्टूडेंट होंगे, 10 होंगे. कोका कोला को परचेज करने वाले कितने स्टूडेंट होंगे, 30. तो दिस मीन्स डिमांड डिक्रीज, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ठीक है. complementary goods that can be used in conjunction with another goods. तो complement goods की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं. अगर हम कार की बात करते हैं तो कार की जो आपके टायर्स और कार आपके क्या है, आपके पास टायर के बगैर आप कार को आप रन नहीं कर सकते, ठीक है. इस तरह आपका जो इंक पेन होता है, पेन और इंक ये दोनों आपके पास क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. शूज और लेसेस आपके पास क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. टी एंड शुगर आपके पास क्या है, कम्प्लीमेंट्री
गुड से। तो कम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस से क्या इम्पैक्ट होता है ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड। अब कम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या रिलेशन होता है ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, तो जब भी कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कम्प्लीमेंट्री गुड मीन्स आपने उस गुड को कॉम्बिनेशन में यूज करना है, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज मीन्स डिमांड डिक्रीज, और डिमांड डिक्रीज का मतलब क्या है, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, देखें एक एग्जांपल हम करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, प्राइस ऑफ इंक। ठीक है, जब आप 7 और 8 क्लास में आप आए थे, या जब आप 5th क्लास में आए थे, तो आपने पेन इस्तेमाल करना शुरू किया था ना। 3rd क्लास से आप इस्तेमाल करना शुरू करते हो ना। तो 3 ग्रेड से आप पेन इस्तेमाल करना शुरू करते हो। तो जब आप फर्स्ट यूज़ करते हो पेन को, आपको मना किया जाता है कि इंक पेन यूज़ ना करें। आपसे कहा जाता है आप कौन सा पेन यूज़ करें, आप बॉल पॉइंट यूज़ ना करें, आप पेन यूज़ करें, इंक पेन आप यूज़ करें। ठीक है, तो ये कौन सा पेन है, इंक पेन है। इंक पेन पे आपको फोर्स क्यों किया जाता है, क्योंकि इंक पेन की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, रगड़ ज़्यादा होती है। जब आप शुरू में राइटिंग कर रहे होते हो तो आपकी राइटिंग को बेटर बनाने के लिए क्या किया जाता है, इंक पेन या कलम यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें रगड़ आपकी ज़्यादा होती है। जब आप ग्रिप बना रहे होते हो तो ग्रिप बनाते हुए हर पॉइंट टू पॉइंट आपकी लाइन की जो स्केलिंग होती है वो क्या होती है, एक्यूरेट होती है। बॉल पॉइंट में क्या होता है, इलास्टिक ज़्यादा होती है, लचक ज़्यादा होती है। अगर आप शुरू में बॉल पॉइंट यूज़ करो तो क्या होता है आपके पास, कि आपकी जो राइटिंग होती है वो आपकी एक्यूरेट नहीं होती है। ठीक है, तो आप 4-5 साल इंक पेन यूज़ करते हो, उससे आपके राइटिंग्स क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। फिर थ्रू आउट आप बॉल पॉइंट यूज़ करें 10th के बाद, तो आपकी राइटिंग पे कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसीलिए शुरू में स्टूडेंट्स को कंपलसरी किया जाता है कि आपने बॉल पॉइंट यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ इंक पेन यूज़ करना होता है ना। तो उसका रीज़न क्या होता है कि उस वक्त आपकी राइटिंग जो स्किल्स होते हैं उसे बेटर, और आपकी जो स्केच स्किल्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, एक्यूरेट किया जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ इंक पेन और प्राइस ऑफ इंक पेन, डिमांड कर्व ऑफ इंक पेन। ठीक है, तो इंक पेन जब आप यूज़ करते थे, आप पेन अलग से परचेज करते थे और इंक आप अलग से परचेज करते थे। ठीक है, तो पेन और इंक एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट कैन बी यूज इन प्लेस, दैट कैन बी यूज कंजक्शन विद अनदर गुड। इसी तरह अगर आपने देखा होगा, जो लोग काइट या पतंगबाजी का शौक रखते हैं, जब वो परचेज करने जाते हैं तो उसकी जो आपके पास जो डोर होती है, जिसे मांझा कहा जाता है, वो अलग से परचेज करते हैं और काइट अलग से परचेज करते हैं ना। तो अगर आपके पास काइट की प्राइस बढ़ेगी और डोर की प्राइस सेम होगी, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बजट होगा आपकी पतंगबाजी का, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अगर सिर्फ डोर की प्राइस बढ़ जाए, काइट की प्राइस में इंक्रीज ना है, तो तब भी आपकी जो परचेजिंग पावर होगी वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि मेन पर्पज आपका क्या है, इन दोनों प्रोडक्ट को परचेज करने का, पतंगबाजी करना। ठीक है, इसी तरह आपने राइटिंग करनी है और इंक पेन से आप राइट कर रहे हो, पेन की प्राइसेस सेम हो, लेकिन इंक की प्राइस बढ़ जाए तो तब भी आपका जो पैकेज होगा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेन की डिमांड है। लेट सपोज पेन की प्राइस आपकी क्या है, 50 है, और आप 30 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आपके पास, पेन परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो पेन की 30 क्वांटिटीज क्या हो रही है आपके पास, डिमांड हो रही है। अब पेन की प्राइस रिमेन सेम, बट प्राइस ऑफ इंक क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो गया। इंक की प्राइस, पहले इंक आपके पास 20 रुपीज में आ रही थी, अब इंक आपके पास आ रही है 30 रुपीज में। डायग्राम की लिमिट्स हैं इंक की प्राइस और इंक की क्वांटिटी, इसमें हम शो नहीं कर सकते क्योंकि ये डिमांड कर्व है इंक पेन का। ठीक है, तो पेन प्राइस रिमेन सेम, ए 50 पेन प्राइस पे 30 पेन की डिमांड है। अब इंक की प्राइस बढ़ गई, 20 से 30 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको इंक पेन इस्तेमाल करने में आपका जो इनकम सेम है, इनकम लेवल सेम है, तो आपकी परचेसिंग पावर डिक्रीज। तो प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। अब आप इंक पेन की क्वांटिटी आप क्या करोगे, कम कर दोगे। तो 30 से अब इंक पेन की डिमांड कितनी हो गई है, 20। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज का मतलब क्या है, डिमांड डिक्रीज, डिमांड का शिफ्ट लेफ्टवर्ड। प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, और डिमांड का शिफ्ट राइटवर्ड। तो नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन
complementary good and demand, or positive relationship between price of substitute good and consumer demand. Next factor is price expected future prices, यानी कि करंट प्राइसेस सेम है बट फ्यूचर प्राइसेस क्या हो रही हैं आपके पास, इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो फ्यूचर प्राइस का मतलब आपके पास क्या होता है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो रही है और आपकी जो फ्यूचर इनकम है वो रिमेन सेम है, इनकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इनकम आपकी सेम है और फ्यूचर प्राइसेस क्या हो रही हैं आपके पास, इंक्रीज हो रही हैं। तो हर इंडिविजुअल क्या होता है, रैशनल होता है ना। जब हम करंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम फ्यूचर की भी क्या करते हैं, प्लानिंग हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आपको पता चलेगा कि फ्यूचर के अंदर इन्फ्लेशन राइज हो गया, लाइक आपने देखा होगा कि अभी पिछले हफ्ते पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। पेट्रोल की प्राइसेस जब भी इंक्रीज होती हैं, गवर्नमेंट एक दिन पहले ऐलान कर देती है कि अब पेट्रोल के प्राइसेस में 5 रुपए का इजाफा होगा, है ना। तो पहले पेट्रोल के प्राइसेस 118 थे और अभी पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो गए, 123 पर लीटर हो गई हैं। तो प्राइसेस जब भी बढ़ती हैं, ओगरा सजेशन देता है प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की आपके पास सजेशन पे क्या करता है, प्राइस को अकॉर्डिंग टू ओगरा इंक्रीज करता है या रिमेन सेम रखता है। तो जब भी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, लोगों का बिहेवियर क्या होता है, फ्यूचर में जब भी प्राइसेस इंक्रीज होंगी लोग क्या करेंगे, आपके पास उनकी जो करंट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, इफ द प्राइस ऑफ गुड इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर, करंट डिमांड फॉर गुड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इंक्रीज क्यों होगी, आपने देखा होगा जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करता है कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो पेट्रोल पंपों में क्या हो जाता है, रश शुरू हो जाता है। पेट्रोल पंपों में रश शुरू हो जाता है और लोग क्या कर रहे होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं, क्योंकि होता है कि आपके पास जब भी किसी गुड की प्राइस बढ़ने वाली होती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होता है कि वो अपनी करंट सप्लाई क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है। अब आपने ट्रांसपोर्टेशन तो करना है, सफ़र तो आपने करना है, ठीक है, तो पेट्रोल ही नहीं होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट वीक पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा कि प्रोड्यूसर अपनी करंट जो सप्लाई है वो क्या करता है, वो कम करता है, शॉर्ट कर देता है। पेट्रोल पंप में ज़्यादातर जो आपके पास टैंक्स होते हैं वो बंद करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो समझते हैं कि अब फ्यूचर में जब बढ़ेंगे और हम जब सेल करेंगे उनका प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब कंज्यूमर को मालूम होता है, तो जब भी फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली होती हैं, कंज्यूमर अपनी करंट डिमांड क्या करता है, आपका बढ़ा देता है। एक तो शॉर्टेज का इशू होता है, दूसरा क्या होता है, अब कंज्यूमर को मालूम है कि फ्यूचर में मैं परचेज करूंगा तो क्या होगा, महंगा मुझे परचेज करना पड़ेगा, मेरी इनकम रिमेन सेम है, तो फ्यूचर के लिए मैं कुछ क्या करूँ, आपके पास एक्स्ट्रा करंट पीरियड में परचेज करूँ। तो जब भी फ्यूचर प्राइसेस बढ़ती हैं, करंट डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो फिर फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव लोग क्या करते हैं, लोग करंट परचेजिंग बढ़ा देते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फ्यूचर प्राइस इज पॉजिटिव, फ्यूचर प्राइस इंक्रीज फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज, कंज्यूमर परचेज मोर क्वांटिटीज, क्योंकि फ्यूचर में आपको क्या होगा, आपका आपको महंगा परचेज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप फ्यूचर के लिए आप क्या करोगे, स्टॉक करोगे। तो जब भी फ्यूचर प्राइसेस राइज होती हैं, डिमांड इंक्रीज मीन डिमांड करो शिफ्ट राइट वर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर इज इनकम। इनकम इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। इनकम जब भी इंक्रीज हो गई, कंज्यूमर की एक्सक्यूज मी डिमांड। सर। यस प्लीज। सर अपना आपने जो बोला कि जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि 5 रुपए से प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तो पंप वाला अपना सप्लाई कम कर देता ताकि वो बाद में प्राइसेस बढ़ा के भेजे बेचे ताकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। बिल्कुल। तो जो 5 रुपए इंक्रीज हो रहा है वो गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, उसमें तो उसका मार्जिन उतना ही रहेगा जितना वो पहली प्राइस पे बेच रहा था। देखें, अब प्राइसेस इंक्रीज हो रही है ना, प्राइसेस इंक्रीज होने के रीजंस होते हैं ना, ऐसे तो प्राइस इंक्रीज नहीं होती ना। पाकिस्तान में जो अभी प्राइस राइज हो रही है उसके मेन जो रीजन है, फर्स्ट जो रीजन वो आपके पास क्या है, वो आपका है, आपका प्राइस ऑफ डॉलर। हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल को ना, पाकिस्तान में जितना पेट्रोल यूज़ हो रहा होता है, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ हो रहा होता है, चाहे वो पेट्रोल हो, आपका गैस हो, चाहे आपका डीजल हो, या आपके पास अदर आपके पास टाइप ऑफ ऑयल हो। तो टोटल जो हमारी डिमांड है, हमारी जो कंजम्पशन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ना, उनमें से हम सिर्फ 20 से 30% पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है। रिमेनिंग जो 70% है वो हम क्या कर रहे होते हैं, फॉरेन कंट्री से परचेज करते हैं। जब हम फॉरेन कंट्री से परचेज कर रहे होते हैं तो हम पेमेंट किस में करते हैं, डॉलर में
पेमेंट कर रहे होते हैं, है ना। तो जब डॉलर की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि अब हम पेट्रोल, गवर्नमेंट क्या कर रही है, महंगा परचेज कर रही है ना। तो पेट्रोल की प्राइसेस क्या हो जाएंगे आपकी, राइज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है, दूसरा जो फैक्टर है होता है वो क्या होता है आपके पास के इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में राइज हो जाएं तो उससे भी क्या होगा, अब हम पेट्रोल हम महंगा परचेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पेट्रोल प्राइसेस क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, ठीक है। इस तरह एक फैक्टर आपके पास क्या है, ना डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही है, ना इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैक्सेस बढ़ा दिए, तब भी पेट्रोल की प्राइसेस क्या होंगी आपकी, इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो पेट्रोल की प्राइस जब राइज हो रही है तो ये 5 रुपए ये सारा का सारा गवर्नमेंट के पास उड़ी जा रहा है ना। गवर्नमेंट महंगा पेट्रोल परचेज कर रहा है। हो सकता है गवर्नमेंट ने पहले अगर 5 रुपए महंगा मिला, उसने 5 रुपए महंगा ही आपको क्या कर दिया, आपको चार्ज कर दिया। हो सकता है कि जो पेट्रोल जो गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्री से परचेज किया, वो जो डॉलर के प्राइस से राइज हुई उससे इम्पैक्ट 2 रुपीज़ का पड़ा, और गवर्नमेंट ने 2 रुपये अपने 3 रुपये टैक्स एड कर दिए और आपको 5 रुपये महंगा आपको परचेज कर। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है ना। जो आपके पेट्रोल पंप वाले होते हैं, इनका जो कमीशन होता है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। तो पाकिस्तान में कोई भी आपका जो रिटेलर होता है, जो आपका मार्केट वाला जब वो बेच रहा होता है तो परसेंटेज आपका फिक्स होता है कि आपने किसी भी प्रोडक्ट में 5% कमाना है या 10% कमाना है। और पेट्रोल एक ऐसी प्रोडक्ट होती है, ये आपके पास पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आपकी परचेज हो रही होती है ना। तो जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उन्होंने कितना कमाना है वो फिक्स होता है। ये पेट्रोल आप परचेज कर रहे हो 123 में, तो पाकिस्तान में किसी भी पेट्रोल पंप से परचेज करोगे तो वो 123 होगा, है ना। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन पेट्रोल पंप्स को सेल कौन कर रहा है, सेल कौन कर रहा है, आपके पास जो उनकी कॉस्ट प्राइस होगी वो आपके पास क्या होती है, गवर्नमेंट को मालूम होता है। तो पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा कमा नहीं सकते, है ना। तो प्राइसेस में कमा नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो प्राइस राइज होता है, ये पूरे 5 रुपए गवर्नमेंट के पास भी जा सकता है और गवर्नमेंट के पास इस राइज से जीरो इम्पैक्ट भी हो सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो हम आ रहे थे फ्यूचर प्राइसेस की बात कर रहे थे, हम इनकम की बात कर रहे थे ना। तो कंज्यूमर इनकम इंक्रीज, ये जो प्रोडक्ट हम पढ़ रहे होते हैं इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। गुड्स आपके नॉर्मल भी होते हैं, गुड्स आपके इन्फीरियर भी होते हैं, गुड्स आपके गिफन भी होते हैं, ठीक है। नॉर्मल गुड का मतलब क्या होता है कि अगर किसी गुड की प्राइस आपकी राइज हो रही है ना, ठीक है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो रही है आपके पास, क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो उस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, उस प्रोडक्ट को कहा जाता है नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड की जो आइडेंटिफिकेशन है वो सिर्फ प्राइस से नहीं है, प्राइस के साथ साथ किस चीज़ के साथ है, इनकम के इनकम के साथ साथ। भी है, ठीक है। तो इनकम उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज, इनकम इंक्रीज। और इनकम इंक्रीज का इसका रिजल्ट क्या है आपके पास, डिमांड increases. इंक्रीज, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो और इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज, उस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, नॉर्मल गुड कहा जाता है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ जो गुड्स होती हैं उसे सर कहा जाता है, अगर आपकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं और आपकी इनकम भी इंक्रीज हो रही है फिर। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो प्राइस इंक्रीज और इनकम, देखो जब भी हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे होते हैं ना, तो प्राइस इंक्रीज होगी तो हम इनकम को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। जब इनकम को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो प्राइस को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अभी हमने बताया ग्राफ की लिमिट्स होती है ना, ग्राफ की लिमिट्स क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो बिहेवियर्स को आप देख सकते हो। तो हम एक गुड की प्राइस और डिमांड का रिलेशन दे सकते हैं, तो इनकम आपकी क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट। तो एक ही प्रोडक्ट पे प्राइस और इनकम को एक साथ ही देखोगे तो आपको हमें क्या जाना पड़ेगा, हमें 3D की तरफ जाने पड़ेगा ना, ठीक है। तो नॉर्मल गुड उस गुड को कहा जाता है प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज एंड इनकम इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, ठीक है। तो दोनों करेक्टरिस्टिक्स को, दोनों रिस्पॉन्स को एक साथ नहीं देखा जा सकता। पहले हम प्राइस का इम्पैक्ट देखेंगे डिमांड पे, उसके बाद हम इनकम का इम्पैक्ट देखेंगे, ठीक है। ओके सर। यानी कि इनकम का डिमांड के साथ, प्राइस का डिमांड के साथ, इनकम का और प्राइस का दोनों का एक साथ ही डिमांड के साथ, तो हमारे पास लिमिट्स नहीं है ना, ग्राफ में सिर्फ दो ही एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो एक ना एक को हमें क्या करना होगा, कांस्टेंट करना होगा। इन्फीरियर गुड का मतलब क्या होता है, इन्फीरियर गुड की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो सिर्फ इनकम के साथ होती है। किसी भी गुड की इनकम आपकी क्या हो रही हो, राइज हो रही हो, और उस गुड की डिमांड क्या हो रही हो, डिमांड
फॉल हो रही है, तो उस गुड को क्या कहा जाता है? इन्फीरियर कहा जाता है। इन्फीरियर गुड का मतलब कोई वर्स थिंग नहीं होता, कोई बुरी चीज़ नहीं होता है। इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है कि इनकम इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। और रियल लाइफ के अंदर हर प्रोडक्ट आपकी जो लाइफ टाइम होती है उसके साथ साथ एक मरतबा क्या हो जाती है आपके पास? इन्फीरियर हो जाती है। लाइक देखें, आप जब इनकम के साथ किसी भी प्रोडक्ट का रिलेशन देखते हो, शुरू में वो नॉर्मल होती है, उसके बाद क्या होती है आपकी? इन्फीरियर होती है। लाइक देखें, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, आजकल जो आपका बैलेंस डाइट की बात की जाती है, कहा जाता है कि जो आपके 25 ईयर्स होते हैं, 25 साल तक आपके जिस्म के अंदर जो आपके फेट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं ना। यानी कि लोग आपके कोलेस्ट्रॉल का इम्पैक्ट नहीं होता, यूरिक एसिड का इम्पैक्ट नहीं होता, और दूसरी जो डिजीज़ है उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो 25 साल तक लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं कि जो आपके पास ऑयल है और या दूसरी आपके पास एनर्जी प्रोडक्ट्स है वो सब उन्हें कहते हैं कि आप इजीली इस्तेमाल करो, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, आपकी कैलोरीज क्या होंगी? आपकी इंक्रीज होती जाएंगी। लेकिन आफ्टर 25 ईयर और 30 ईयर्स और 35 ईयर्स लोग क्या करते हैं? इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और जो 30-40 ईयर्स पे जो इनकम होती है वो 25-30 ईयर के मुकाबले में क्या होती है? आपकी ज़्यादा होती है। तो इनकम आपकी बढ़ रही है, शुरू में आप जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आपके पास चिकन टिक्का हो या आपके पास चिकन कढ़ाई हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं, शुरू में आप क्या कर रहे हो? इनकम बढ़ रही है, आप उसकी डिमांड क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। जैसे आप 40 को क्रॉस करते हो तो इनकम तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन उसकी डिमांड आप क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब ये प्रोडक्ट इन्फीरियर हो गई। तो इन्फीरियर एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम इनकम के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। इनकम इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। लाइक देखिए, जब आप स्कूल में थे, आपको साइकिल अच्छी लगती थी, आपको पास कहीं से पैसे आते तो आप कहते मैंने साइकिल परचेज करना है, तो साइकिल आपके लिए क्या था? नॉर्मल गुड था। फिर आप यूनिवर्सिटी में आए तो अब आपको क्या है? आपके पास कहीं से पैसे आएंगे तो आप कहेंगे मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तो साइकिल साइकिल की डिमांड आपने क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। तो साइकिल आपके लिए क्या हो गई? इन्फीरियर हो गई। तो इसका मतलब साइकिल कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है। तो इनकम इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। तो हर प्रोडक्ट का जिसका भी हम इनकम के साथ रिलेशन देखें, तो शुरू में इनकम के साथ उसका रिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और कुछ अर्से के बाद क्या होता है? रिलेशन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो इन्फीरियर को हमेशा रिलेट किया जाता है इनकम के साथ। और कोई भी प्रोडक्ट इन्फीरियर कब होती है? इनकम इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, ठीक है। तो इनकम का रिलेशन इन्फीरियर गुड के साथ हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर इनकम के साथ किसी गुड का रिलेशन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि वो नॉर्मल गुड नहीं है। वो कौन सी गुड है? वो इन्फीरियर गुड है, ठीक है। तो इनकम का रिलेशन नॉर्मल गुड के साथ क्या है? पॉजिटिव है। और इन्फीरियर गुड के साथ क्या है? इनवर्स है, ठीक है। गुड्स की एक और टाइप होती है, उसे कहा जाता है गिफन, ठीक है। तो देखें गिफन गुड्स क्या होती हैं और गिफन पैराडॉक्स क्या होता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस इंक्रीज हो रही है और डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और प्राइस क्या हो रही है आपके पास? फॉल हो रही है। डिमांड क्या हो रही है? फॉल हो रही है। अगर किसी भी गुड का ऐसा आप बिहेवियर देखो, उस प्रोडक्ट, उस गुड को क्या कहा जाता है? उस गुड को कहा जाता है गिफन गुड, ठीक है। तो नॉर्मल गुड की आइडेंटिफिकेशन प्राइस और इनकम दोनों है। इंफीरियर गुड की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या? ओनली इनकम। गिफन गुड को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो इनकम का रिस्पांस देखते हैं, तो नेगेटिव रिस्पांस, इनकम इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, दिस मीन्स ये गुड नॉर्मल नहीं है, ये गुड आपके पास क्या है? इन्फीरियर है, ठीक है। गिवन गुड एक ट्रेडऑक्स है। कोई भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक सिचुएशन में गिवन हो सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों है? गिवन एक इकोनॉमिस्ट थे, आयरलैंड के इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक रिसर्च की थी, और रिसर्च जब वो कर रहे थे उस वक्त आयरलैंड के अंदर वार कंडीशन थी। आपने देखा होगा कि आयरलैंड ने जो इंडिपेंडेंस गेन की वो किससे की है? आपका ब्रिटिश से की है ना। तो आयरलैंड पहले ब्रिटिश के अंडर आता था, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया ब्रिटिश के अंडर थे। तो पाकिस्तान ने और इंडिया ने तो ब्रिटिश से कोई वार नहीं लड़ी, एग्रीमेंट और अदर रीजन के थ्रू हम लोग क्या हुआ आपके पास? हमने इंडिपेंडेंट हासिल की। तो आयरलैंड वालों ने ब्रिटिश से बहुत आपके पास वार उन्होंने लड़ी, और बहुत लॉन्ग उनकी वार थी, तो 30-40 ईयर्स तक वो लड़ते रहे। उनकी बहुत फेमस मूवीज भी आपने देखा होगा। तो आयरलैंड में वार सिचुएशन थी, और वार सिचुएशंस में जो गिफन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। उन्होंने देखा कि वार सिचुएशन है और इस वक्त मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, उस ज़माने में जब जंगें लड़ी जाती थी वो तो आपने देखा होगा कि घोड़ों पे लड़ी जाती थी,
उस वक्त हथियार इतने ज़्यादा नहीं थे, ओनली सिर्फ आपके पास एक दो आपके पास वेपन्स बने हुए थे, जो आप मूवीज़ में आप देखते हो, जो नालीदार आपके पास जो गन होती है वो आपके पास होती थी। उसमें एक बुलेट ही फायर किया जाता था, तो दूसरी बुलेट फायर करने में काफ़ी टाइम लगता था ना, दोबारा उनको लूट करना। तो उस वक्त भी आपके पास क्या था, आपका मेन जो सोर्स था वो था आपका स्वॉर्ड था ना, तो तलवारों से जंगें लड़ी जाती थी, घोड़े यूज़ किए जाते थे। तो मार्केट सब कुछ बंद था। उस वक्त जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था, जो वो सिर्फ आपके पास क्या था, वेजिटेबल्स थे। कौन से वेजिटेबल? जो अंडर द ग्राउंड होता है ना, यानी कि आपके पास जो वीट है, वो वीट होगा तो जो घोड़े होंगे वो फसलों को तबाह कर देंगे, ठीक है। तो ग्राउंड के अंदर पोटैटोज आपके पास क्या होते हैं, और कैरेट्स, और ये जो कुछ सब्जियां होती हैं, ये ग्राउंड के नीचे आपके पास क्या होती है, उगती है ना, लैंड के नीचे आपके पास ग्रो करती हैं। तो उस वक्त ज़्यादातर उनका जो सोर्स था वो था पोटैटो था। तो पोटैटो की डिमांड और प्राइसेस पे जो गिफन था उसने रिसर्च की, तो उसका जो रिजल्ट आया, उसने देखा कि वार सिचुएशंस है, अब कोई दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल ही नहीं है, पोटैटो की प्राइसेस बढ़ रही है और लोग डिमांड ऑफ पोटैटो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। फिर उसने देखा कि वार आपके पास जो सिचुएशन है वो कम हो गई, ब्रिटिश को आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त स्टार्ट हो गई, तो बहुत सारे इलाकों से उन्होंने ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनको उन्होंने वहां से भगा दिया। अब पोटैटो की प्राइसेस कम हो रही हैं, उसके साथ साथ डिमांड की प्राइसेस भी क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। फिर सिचुएशन को उसने लिटरेचर में उसने वाइंड अप किया, और उसने एक्सप्लेन किया कि कुछ प्रोडक्ट्स सिचुएशंस के थ्रू उन पे रिस्पॉन्स होता है, यानी कि प्राइसेस बढ़ती हैं, डिमांड बढ़ जाती है, प्राइसेस कम होती है, डिमांड कम हो जाती है। तो उन प्रोडक्ट्स को उस वक्त क्या कहा जाता है, उन्हें गिफन प्रोडक्ट कहा जाता है। लाइक पाकिस्तान में जब ईद का सीज़न आता है, तो जो आपके फेयर्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, चाहे वो आपके एरोप्लेन के हों, चाहे वो ट्रेन के हों, चाहे वो बसेस के हों, यानी कि प्राइसेस बढ़ रही हैं और डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही होती है। उसके बाद जैसे ही सीज़न ऑफ होता है, तो प्राइसेस कम हो रही हैं और डिमांड भी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। तो किसी भी प्रोडक्ट का ये बिहेवियर होता है, ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर। तो स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई भी प्रोडक्ट आपकी गिफन हो सकती है। तो गिफन का रिलेशन सिर्फ प्राइस से देखा जाता है, इनकम से नहीं देखा जाता। इंफीरियर गुड का रिलेशन सिर्फ इनकम से देखा जाता है, ठीक है। और नॉर्मल गुड में प्राइस और इनकम दोनों के रिस्पॉन्स को कंसिडर किया जाता है। इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज केस ऑफ नॉर्मल गुड, और इनकम इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज केस ऑफ इंफीरियर गुड। अगर गुड इंफीरियर है तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या होगी, शिफ्ट लेफ्टवर्ड। नॉर्मल गुड है, दिस मीन्स डिमांड शिफ्ट राइटवर्ड, ठीक है। एक्सपेक्टेड इनकम, अभी हम फ्यूचर प्राइसेस की बात कर रहे थे ना, अब हम फ्यूचर इनकम की बात कर रहे हैं। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, फ्यूचर इनकम इंक्रीज। फ्यूचर इनकम का मतलब क्या है, कि आपकी सैलरीज फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो फ्यूचर इनकम का इंक्रीज का मतलब क्या है, कि हम अभी हमने सर्कल फ्लो डायग्राम हमने अंडरस्टैंड किया था, उसमें एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, सेविंग। हम सेव किस लिए करते हैं, हम सेव कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए। इनकम माइनस स्पेंडिंग ऑन करंट नीड्स इज सेविंग। हम सेव फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ेगी या कम होगी। लेकिन अब आपको पता चल जाए कि आपकी फ्यूचर इनकम इंक्रीज होने वाली है, तो इसका मतलब क्या है, कि हम अपनी जो फ्यूचर प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो हम क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि फ्यूचर के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कवर हो जाएंगे फ्यूचर इनकम से। दिस मीन्स फ्यूचर इनकम इंक्रीज, करंट हमारी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। हम हम अपनी करंट बहुत सारी जो विलिंगनेस होती है उसे हम कंप्लीट नहीं करते, हम फ्यूचर के लिए सेव कर रहे होते हैं। लेकिन हमें पता चल जाए कि फ्यूचर में अब इनकम इंक्रीज होने वाली है, तो हम करंट डिमांड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है फ्यूचर के जो स्पेंडिंग है वो कवर हो जाएंगी फ्यूचर इनकम से। तो फ्यूचर इनकम इंक्रीज, डिमांड करो शिफ्ट राइटवर्ड। पॉपुलेशन इंक्रीज मीन्स मोर पॉपुलेशन मोर डिमांड। हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट कोको कोला पीते थे, 40 स्टूडेंट पेप्सी पीते थे। अगर 10 स्टूडेंट्स और रह जाएं तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी क्लास की पॉपुलेशन बढ़ गई है, 50 हो गई। तो 50 में से जो नए 10 स्टूडेंट आए, उनमें से कुछ पेप्सी पी रहे होंगे, कुछ कोको कोला को परचेज कर रहे होंगे। दिस मीन्स डिमांड इंक्रीज, मोर पॉपुलेशन मोर कंज्यूमर्स एंड मोर प्रोड्यूसर्स। तो पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड करो शिफ्ट राइटवर्ड, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस क्या होता है, प्रेफरेंसेस बेसिकली टेस्ट होता है। आप किसी प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, कि आप उसका उस प्रोडक्ट पे जो टेस्ट है वो आपको क्या कर रहा है, आपको आप फीलिंग गुड। तो प्रेफरेंसेस इंक्रीज का मतलब क्या है, कि आपकी डिमांड क्या होगी,
इंक्रीज होगी, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस इंक्रीज, आपकी लाइकनेस उस गुड पे क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है, आपका जो टेस्ट है उस गुड पे क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आप डिमांड क्या करोगे, आप इंक्रीज। डिमांड इंक्रीज मीन डिमांड करो शिफ्ट राइट वर्ड, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक टैक्सेस। तो जब भी टैक्स इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या होता है कि टैक्स इंक्रीज का मतलब क्या है कि आप प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टैक्स इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, डिमांड करो शिफ्ट लेफ्ट वर्ड, ठीक है। इस तरह आपका वेदर होता है, फेवरेबल वेदर होगा तो डिमांड आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फेवरेबल वेदर नहीं होगा उस प्रोडक्ट का तो डिमांड आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिमांड के, बट मेन सर फैक्टर्स ऑफ डिमांड, यस। सर कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में, प्लीज लेट देम इन। ठीक है, कहाँ चल दी तूने, मैं इन कर दिया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड change in demand and change in quantity demand. तो price of same good increase or decrease, movement along the curve, contraction and expansion, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, refers to change in quantity demand. तो shifting of demand refers to change in demand due to change in any factors of demand. Demand increase mean demand curve shift rightward, demand decrease means demand curve shift leftward, ठीक है। तो next concept is supply. Supply means प्रोड्यूसर और फर्म और बिजनेस बिहेवियर। सप्लाई के भी तीन फैक्टर्स होते हैं। सप्लाई मींस विलिंग टू सेल, एबल टू सेल और डेफिनेट प्लान टू सेल, ठीक है। तो विलिंग टू सेल का मतलब क्या होता है, विलिंग टू सेल का मतलब होता है फर्म हैज प्रॉफिट टू सेल, ठीक है। आप किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उस बिजनेस में आपका प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी विलिंगनेस। लाइक कराची के अंदर किसी से पूछा जाए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो उसका जो फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी आपके पास फूड बिजनेस। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मालूम लगता है कि कराची में जो फूड का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है, वो क्या होगा आपके पास, वो आपको प्रॉफिट दे रहा होता है। तो सप्लाई का जो आपके पास फैक्टर है वो आपके पास क्या है, फर्म हैज़ अ प्रॉफिट टू प्रोड्यूस और फर्म हैज़ अ प्रॉफिट टू सेल। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मीन्स, सर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का बिल्कुल, डिफरेंस। ठीक है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू, है ना। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, टोटल सेल्स, टोटल इनकम ऑफ फर्म। तो पी इंटू क्यू क्या होता है, आपका रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दें, हमारे पास प्रॉफिट। देखिए जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने जाते हैं, आपको मालूम होता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए, यानी कि आपकी जो बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, और जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी मार्केट के अंदर प्राइस क्या है। तो कॉस्ट बेनिफिट आपको मालूम होता है। आपको जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मालूम होता है कि आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस के अंदर इस प्रोडक्ट यूज करने में, इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आपका प्रॉफिट है, यानी कि उसकी कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्म हैज़ प्रॉफिट टू सेल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, विलिंग टू सेल। तो विलिंग टू सेल, विलिंग टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि फर्म हैज प्रॉफिट टू सेलिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड फैक्टर आपके पास क्या है, एबल टू सेल। एबल टू सेल का मतलब क्या है, फर्म है रिसोर्स गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि फर्म है रिसोर्सेज टू परचेज इनपुट्स। तो बिजनेस, अभी हमने डिस्कस किया बिजनेस का मेन काम क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइज हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइज इन सच अ मैनर कि आउटपुट प्रोड्यूस हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
के थ्रू फर्म क्या कर रहा होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो एबल टू सेल का मतलब क्या है कि फर्म के पास इतने रिसोर्सेस हों कि वो इन फैक्टर्स को हायर कर सके, परचेज कर सके और इनको ऑर्गेनाइज कर सके। तो सप्लाई का जो पहला फैक्टर होता है वो विलिंग टू सेल, फर्म हैज प्रॉफिट टू सेल। सेकंड फैक्टर, फर्म हैज रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब फर्म के पास रिसोर्सेज भी हैं, विलिंगनेस भी है, लेकिन सप्लाई कंप्लीट नहीं हुई। सप्लाई कंप्लीट कब होती है? फर्म हैज मेड अ डेफिनेट प्लान टू प्रोड्यूस एंड सेल इट। लाइक आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लान करते हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की जो फी होगी वो सेल्फ एक्टिविटी से कवर करेंगे। आपने देखा होगा आईबीएम में भी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में वो कंफर्म क्या होता है, एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं। तो मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ, उन्होंने क्या किया, जैसे वो थर्ड सेमेस्टर में आया, उन्होंने आईबीएम में देखा बहुत सारी कैबिन्स हैं, एक केबिन उन्होंने रेंट पे लिया और उस केबिन पे एक बंदे को हायर किया और उससे कहा कि आपने डेली यहाँ पर बिरयानी सेल करनी है। यानी कि बिरयानी की जो दो देगें होती हैं उसकी प्राइस क्या होगी, 10,000 होगी, 15,000 होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी ना। अब एक जो बंदा आप हायर करते हो वो कितना ले रहा होता है, मंथली आप उसको 15,000 भी देते हो, तो महीने की आपकी कॉस्ट कितनी होगी, आपकी 15,000 उस बंदे को दिया और आपने 10,000 की दो बिरयानी की आपने देगें परचेज कर ली, और आपका जो रेंट होगा मंथली 15 to 16,000 उस वक्त का आपका रेंट था। तो ये मिला कि आपके पास 50,000 आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स हो गए। ठीक है, तो 50,000 मंथली एक्सपेंडिचर्स बियर करना किसी स्टूडेंट के लिए ना प्रॉब्लम नहीं होता ना। तो थर्ड सेमेस्टर में वो क्या करते थे, एक कैबिन उन्होंने यहाँ पे किराए पे ले लिया और वहाँ पे उन्होंने एक शख्स को आपने बिठा दिया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, बिरयानी सेल करना स्टार्ट किया। तो खुद पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनका बिजनेस क्या हो रहा है आपके पास वहाँ पर रन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, उनकी जो टीचिंग कॉस्ट है, उनकी जो आपके पास सेमेस्टर कॉस्ट है वो कवर हो रही है, उसके साथ साथ उनकी सेविंग भी हो रही है और साथ साथ उनका एक्सपीरियंस भी क्या हो रहा है आपके पास इंक्रीज हो रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट हुई, उन्होंने वो अपना कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने से उसको और अदर उसको बेनिफिट हुए और उसने अपनी दूसरी तरफ वो मूव हो गया, और उसने अगर स्पेशलाइजेशन हासिल की तो यहीं से उसने न्यू रेस्टोरेंट की तरफ उसने मूव कर लिया। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि जिनकी विलिंग टू सेल भी है, यानी कि आप भी चाहते हो कि आपको कैबिन लो, कोई प्रोडक्ट आप स्टार्ट करो और आपकी एबिलिटी टू पे भी है, लेकिन होगा क्या प्रैक्टिकल लाइफ में, आपका 4 साल खत्म हो जाएंगे, आप सोचते रह जाओगे, यानी कि आप प्लान नहीं कर पाओगे कि मैं फोर्थ सेमेस्टर में स्टार्ट करूँ, फिफ्थ में करूँ, सिक्स में करूँ। ठीक है, तो सप्लाई कंप्लीट होने के लिए प्रॉफिट भी होना चाहिए, रिसोर्स भी होने चाहिए, और थर्ड फैक्टर इज डेफिनेट प्लान टू सेल। ठीक है, तो रिसोर्सेस के अंदर वो तमाम इनपुट्स होते हैं जो हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, यूटिलिटी एक्सपेंडिचर्स और अदर आपके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर्स और अदर जितने भी आपके पास इनपुट की कॉस्ट है, यूटिलिटी प्राइसेस हैं, ये सब मिलके आपके पास क्या बन जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सप्लाई मीन्स firm has resources and technology to produce, firm has profit to sell goods and services, or firm has made a definite plan to produce good and services। अगर हम सप्लाई को डिफाइन करें विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री टॉपिक्स, तो सप्लाई का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी, है ना। तो फर्म की विलिंगनेस क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाई, और सप्लाई इज क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस। इन्हें सप्लाई कौन कर रहा होता है, फर्म और प्रोड्यूसर। तो क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर और गिवन और करंट टाइम पीरियड। तो सप्लाई हम किसी से कर रहे होते हैं, ओनली सप्लाई हम कर रहे होते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड और क्वांटिटी ऑफ सर्विस। प्राइसेस ऑफ दिस गुड और सर्विस मार्केट में गिवन होती है, प्राइसेस हम सेट नहीं कर सकते, प्राइसेस डिटरमाइन बाय मार्केट फोर्सेस ना। तो मार्केट में प्राइसेस अवेलेबल होती हैं, तो मार्केट प्राइसेस में उस पर अगर हम विलिंग टू सेल है, इसका मतलब क्या है कि हमें मालूम है कि हम इस प्रोडक्ट को अगर सप्लाई करेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग करंट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस इज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसर प्लान टू सेल
ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड द पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, देखें लॉ ऑफ सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, इनिशियल लेवल पे पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकली देयर इज नो लॉ ऑफ सप्लाई। क्योंकि जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, वो क्या था, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ गुड ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए, हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और हमने एक वर्ड क्या यूज किया हुआ है, सेट्रस पैरिबस, और अदर फैक्टर रिमेन सेम। तो अदर फैक्टर में क्या हो जाता है, अदर फैक्टर के अंदर प्रोड्यूसर की इनकम भी आ जाती है ना, प्रोड्यूसर की एबिलिटी टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो लेबर आप यूज कर रहे हो, जो कैपिटल यूज कर रहे हो, जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, ठीक है, और इसके अलावा जो आप अदर यूटिलिटी एक्सपेंडिचर यूज कर रहे हो, ये सारे के सारे क्या हो, आपके कांस्टेंट हो। जब ये सब कांस्टेंट होंगे तो आप सप्लाई कैसे बढ़ाओगे। आपकी एक फैक्ट्री है, उसमें अगर मोर रॉ मटेरियल परचेज नहीं करोगे तो सप्लाई बढ़ा सकते हो, क्या पॉसिबल है ऐसा, पॉसिबल नहीं है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड आपका वैलिड होता है, बट लॉ ऑफ सप्लाई आपका वैलिड नहीं होता। सिर्फ हम समझने के लिए इनिशियली हम अंडरस्टैंड करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, बट लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट अ वैलिड लॉ। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम हो और प्राइस ऑफ सेम गुड इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर सब कुछ को सेम कर दें तो हम मोर गुड किस तरह प्रोड्यूस किस तरह करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट क्या कर रहा होता है, अदर फैक्टर रिमेन सेम, प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज। देखिए सप्लाई एंड प्राइसेस। तो सप्लाई का जो हम जब डायग्राम बना रहे होते हैं सप्लाई का, जब भी सप्लाई कर्व हमेशा क्या होती है, आपके पास पॉजिटिवली स्लोप होती है। सप्लाई कर्व ऑलवेज पॉजिटिवली स्लोप क्यों होती है, प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीज, प्राइस जब भी इंक्रीज होगी इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो प्रॉफिट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। प्राइस इंक्रीज होने से प्राइस क्यों इंक्रीज हो, प्रॉफिट्स क्यों इंक्रीज होते हैं, देखें ठीक है, एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस प्राइस ऑफ गुड, लेट्स सपोज प्राइस ऑफ एक्स गुड, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स गुड, ओरिजिन मीन जीरो प्राइस जीरो सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई कर्व नॉर्मली क्या होती है, ओरिजिन से क्यों पास होती है, क्योंकि जब प्राइस जीरो होगी तो सप्लाई क्या होगी आपकी, जीरो होगी, क्योंकि जो हम बिहेवियर पढ़ रहे होते हैं कम्पिटिटिव मार्केट का बिहेवियर पढ़ रहे होते हैं। अगर आपको मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा तो आप सप्लाई किस तरह करोगे, अरे फ्री में तो आप सप्लाई नहीं कर सकते ना। तो गवर्नमेंट का जो सप्लाई कर्व होता है वो ओरिजिन से थ्रू नहीं होता, लेकिन जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं उनका जो सप्लाई कर्व होता है वो हमेशा क्या होता है, ओरिजिन से थ्रू आउट होता है। ओरिजिन से थ्रू होने का मतलब क्या है कि प्राइस जीरो सप्लाई जीरो, दिस मीन सप्लाई जो फंक्शन होता है वो प्राइवेट सेक्टर के सप्लाई फंक्शन में कभी भी इंटरसेप्ट नहीं होता। सप्लाई फंक्शन में सिर्फ एक ही कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है आपका स्लोप कांस्टेंट, यानी कि क्यू एस इक्वल्स टू टू पी। ठीक है, यानी सप्लाई फंक्शन में इंटरसेप्ट नहीं होता। इंटरसेप्ट होने का मतलब क्या है, अगर इंटरसेप्ट होगा क्यू एस इक्वल्स टू 10 प्लस 2p, तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस जीरो होगी तो आपकी सप्लाई कितनी होगी, 10 होगी। तो आपको फ्री में तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी सप्लाई नहीं करता ना। हाँ, अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस जीरो हो जाए तो सप्लाई क्या होगी, ये माइनस में आ जाएगा, -10। ठीक है, माइनस, फ्री में इनको सब्सिडाइज करी, लॉस में सेल करी। तो सप्लाई फंक्शन में इंटरसेप्ट नहीं होता है, अगर होगा तो क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जिस इंस्टीट्यूशन की हम सप्लाई एक्सप्लेन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट है या एनजीओ, तो सप्लाई फंक्शन में ओरिजिन नहीं होता, इंटरसेप्ट नहीं होता, प्राइस जीरो सप्लाई
जीरो, ओनली स्लोप होता है। प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, तो सप्लाई कर्व ऑलवेज ओरिजिन से क्या होती है आपके पास, हम ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सप्लाई फंक्शन है क्यू एस इक्वल टू पी। अगर मैं शेड्यूल बना रहा हूँ, प्राइस जीरो, सप्लाई, ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं, डिमांड हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो सप्लाई एंड प्राइस, तो प्राइस जीरो मीन्स 200, सप्लाई जीरो। प्राइस वन, 211, तो सप्लाई क्या होगी आपके 2। प्राइस टू, 22, 4, तो 2 पे सप्लाई आपकी क्या है 4। तो प्राइस थ्री, 23, 6, सप्लाई आपकी क्या हो गई 6। तो ये शेड्यूल क्या शो कर रहा है, सप्लाई शेड्यूल शोज प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज। का मतलब क्या है कि प्राइसेस अगर इंक्रीज होंगी तो सप्लाई क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है। प्राइसेस अगर 2 है तो सप्लाई आपके पास कितनी है, राइज हो रही है। प्राइस 3 है तो सप्लाई आपकी क्या हो रही है, और इंक्रीज हो रही है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ए बी और सी पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिवली स्लोप कर्व और अपवर्ड स्लोप कर्व आता है। तो अपवर्ड स्लोप कर्व और पॉजिटिव स्लोप कर्व शोज प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज। तो प्राइस इंक्रीज का मतलब क्या है, एक्सपेंशन इन सप्लाई कर्व। इसी तरह प्राइस डिक्रीज मीन्स कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या शो करता है, फर्म हैज प्रॉफिट टू सेल। तो फर्म हैज प्रॉफिट टू सेल का मतलब क्या है, ये जो टोटल रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ गुड। अब जब प्राइस इंक्रीज होगी तो फर्म का रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। फर्म का रेवेन्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीज, अदर फैक्टर रिमेन सेम का मतलब क्या है कि फर्म रेवेन्यू इंक्रीज। जब फर्म का रेवेन्यू इंक्रीज होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो फर्म की जो विलिंग टू सेल होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। फर्म मोर इनपुट को परचेज करता है और सप्लाई इंक्रीज करता है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज। ठीक है, तो सप्लाई कर्व ऑलवेज पॉजिटिवली स्लोप, सप्लाई कर्व में इंटरसेप्ट नहीं होता है, अगर होगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया। अब हम आते हैं फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द कर्व, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। ठीक है, ये सब आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अदर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई का जो मेन फैक्टर होता है वो क्या होता है आपके पास, प्राइस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज मींस, अभी हमने अंडरस्टैंड किया, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज और इनपुट्स। इनपुट का मतलब क्या है, आपका कैपिटल भी है, लैंड भी है, वेजेस भी हैं, यानी कि लेबर की प्राइस क्या होती है आपके पास, वेजेस। कैपिटल की प्राइस क्या होती है आपके पास, इंटरेस्ट। रॉ मटेरियल की प्राइस क्या होती है, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन। प्राइसेस ऑफ यूटिलिटी, गैस की प्राइस बढ़ जाए, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ जाए, क्योंकि जो फैक्ट्रीज होती हैं वो गैस भी परचेज कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी परचेज कर रही है। ठीक है, तो वेजेस इंक्रीज, इंटरेस्ट इंक्रीज, रेंट इंक्रीज, यूटिलिटी प्राइसेस इंक्रीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है प्राइस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इंक्रीज। तो जब प्राइस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इंक्रीज होगी, अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी बढ़ रही है और रेवेन्यू आपका सेम है, क्योंकि अदर फैक्टर सेम है। तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज का मतलब क्या है कि आप फर्म की जो सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। सप्लाई डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि फर्म का जो बजट होता है वो गिवन होता है। हर फर्म को इस पीरियड के अंदर जो प्रोडक्शन करनी है उस प्रोडक्शन के लिए उसने बजट साइड पे किया होता है। अब अगर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, लेबर की प्राइसेस बढ़ जाए, वेजेस बढ़ जाए, रेंट बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि अब फर्म क्या करेगी, लेस इनपुट्स को परचेज करेगी। जब लेस इनपुट को परचेज करेगी इसका मतलब क्या है कि अब आप सेम सप्लाई को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इंक्रीज, अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, यानी कि प्राइसेस आपकी सेम है। आप ए पॉइंट के ऊपर थे, ए पॉइंट पे हम 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की प्राइसेस बढ़ गई हैं तो फर्म क्या करेगा, लेस रिसोर्सेज को यूज करेगा।
रिसोर्सेज को लेस यूज करेगा, इसका मतलब क्या, आपके पास अब उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब 2 प्राइसेस पे फर्म 4 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, फर्म कितना प्रोड्यूस करेगा, 3 यूनिट। तो सप्लाई डिक्रीज का मतलब क्या होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ठीक है। इसी तरह प्राइस ऑफ रिसोर्सेज डिक्रीज, लेबर प्राइस डिक्रीज, इंटरेस्ट डिक्रीज, यूटिलिटी प्राइस डिक्रीज। इसका मतलब क्या है कि अब आप अपने बजट में ज्यादा रिसोर्सेज को परचेज कर सकते हो, तो ज्यादा इनपुट को आप यूज करोगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, आउटवर्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सप्लाई इंक्रीज मीन्स सप्लाई करो शिफ्ट राइट वर्ड। प्राइसेस रिमेन सेम ना, प्राइस सेम है। इस प्राइसेस पे पहले आप ये सप्लाई कर रहे थे, अब रिसोर्सेज की प्राइसेस कम हो गई, तो अब आप कितना सप्लाई कर रहे हो, अब आप ये सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर ऑफ सप्लाई इज प्राइस ऑफ सर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्राइस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इंक्रीज, डिटेल बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी हमने अंडरस्टैंड किया। लेबर की प्राइसेस कम हो जाएं, बढ़ जाएं, प्रोडक्टिव रिसोर्स प्राइस चेंज, कैपिटल प्राइस, रेंट इंक्रीज डिक्रीज, यूटिलिटी प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज। तो इन सब से क्या होगा आपके पास, सप्लाई चेंज। प्राइस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। प्राइस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट वर्ड, ठीक है। फ्यूचर प्राइसेस अभी हमने अंडरस्टैंड किया था, फ्यूचर प्राइस इंक्रीज। तो फ्यूचर प्राइस जब भी इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा, फ्यूचर प्राइस इंक्रीज का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर स्पेकुलेट करेगा कि अगर मैं आज सप्लाई करूंगा तो मुझे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होगा, लेकिन मैं अगर फ्यूचर में सप्लाई करूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फ्यूचर में जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपनी करंट सप्लाई को डिक्रीज कर देता है। तो फ्यूचर प्राइस इंक्रीज, करंट सप्लाई डिक्रीज, और सप्लाई करो शिफ्ट लेफ्टवर्ड। नंबर ऑफ सप्लायर इंक्रीज, मोर सप्लायर्स मीन्स मोर सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई करो शिफ्ट राइटवर्ड। टेक्नोलॉजी इंक्रीज का मतलब क्या है कि आपकी जो मशीन है उसकी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी आपके पास, इंक्रीज हो गई। तो टेक्नोलॉजी इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई करो शिफ्ट राइट हुआ, ठीक है। तो एडवर्स सप्लाई शॉक का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर जिससे आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। जैसे आपके पाकिस्तान में फ्लड आ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर और एडवर्स सप्लाई शॉक। तो जैसे फ्लड आता है, इससे क्या होता है, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और एक्चुअल प्रोडक्शन की सप्लाई डिक्रीज, सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ठीक है। इसी तरह सप्लाई के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन सब फैक्टर्स को देख लीजिएगा। सेम गुड प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज मीन्स क्वांटिटी सप्लाई चेंज और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। रिस्पॉन्स ऑफ सप्लाई ड्यू टू एनी अदर फैक्टर का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। और शिफ्टिंग इन सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स अभी हमने पढ़ा, सब्स्टिट्यूट गुड भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड का रिलेशन सप्लाई के साथ डिफरेंट होता है, डिमांड के साथ डिफरेंट होता है। सब्स्टिट्यूट गुड का रिलेशन डिमांड के साथ पॉजिटिव होता है, लेकिन सप्लाई के साथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड का रिलेशन सप्लाई के साथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डिमांड के साथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इस चैनल को आप गो थ्रू कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा, अगर फिर आपको मैं बताऊंगा कि सप्लाई के साथ और डिमांड के साथ रिलेटेड गुड्स का रिलेशन डिफरेंट क्यों होता है।